नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के शुरुआत होने की। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बताऊँ। कहानी है इस धरा के पाश्चात्य जगत के माने जाने वाले सबसे महान गुरुओं में से एक सुकरात की। कहानी ये है कि सुकरात समय-समय पे लोगों को शिक्षा दिया करते, ज्ञान का प्रचार-प्रसार करते, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते। और उनके इस जागरूकता के अभियान में, इस प्रयास में एक और विद्यार्थी जुड़ा जिसका नाम रहा प्लेटो। सुकरात के इस काम से जब कई लोग प्रभावित हुए तो कहीं न कहीं राजा को यह लगने लगा कि अगर ज़्यादा जनता प्रभावित होगी, ज़्यादा जनता जागरूक होगी, तो हो सकता है कि जो राज्य है उस पे संकट आए। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने सुकरात को विष देके मार देने का आज्ञा दे दिया। खैर, उसकी एक अपनी लंबी कहानी है। पर अपने गुरु की इस प्रकार से हत्या को देख के प्लेटो बड़ा नाराज़ होता है। थोड़े समय के लिए अपने राज्य को छोड़ता है, वापस राज्य लौट के आता है और देखता है कि जैसे मेरे गुरु ने प्रयास किया हर एक व्यक्ति को शिक्षित करने का, हर एक व्यक्ति को जागरूक करने का, मैं भी वैसे ही प्रयास करूँगा कि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो। पर प्लेटो स्वयं भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह राजकुमार था, बाद में चल के वह राजा बनता है। और जब वह राजा बनता है तो वह नियम बनाता है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाना आवश्यक है। वह एक नियम बनाता है कि इस राज्य में वही रह सकता है जो दर्शन या गणित पढ़ना चाहता हो। परिणाम यह हुआ कि हर कोई पढ़ने के लिए बाध्य हुआ। इसी क्रम में उसने अपने राज्य में द एकेडमी नामक से एक संस्था की स्थापना की और वहाँ पे शिक्षा दीक्षा का कार्य जारी हुआ। इसी द एकेडमी में पढ़ने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आए, बहुत सारे दार्शनिक आए जो बाद में बहुत बड़े नाम हुए। उन्हीं में से एक नाम है जिसका नाम है अरस्तू। अरस्तू ने ये देखा कि गुरुजी शिक्षा दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर इनके शिक्षा देने में बाध्यता है जो ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि यह शिक्षा जो दी जा रही है इसको लोगों की रुचि के आधार पर किया जाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई लोग सहमत होते हैं अरस्तू से और धीरे धीरे एक नई विचार उत्पन्न होता है जिसमें लोगों की रुचि और उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देने की बात की जाती है, जो बाद में चल के दर्शन में ही एक अंग के रूप में, मनोविज्ञान के रूप में पनपती है। और बाद में 1879 में जब लिपजिंग विश्वविद्यालय में पहली बार विलियम वुंट द्वारा प्रयोगशाला स्थापित की जाती है तो एक बिल्कुल ही अलग से मनोविज्ञान की स्थापना की जाती है, एक अलग विषय के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। 1879 में जब विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई, उस समय इन्होंने संवेदन पे काम किया और उस समय विलियम वुंट ने अपने साथ अपने शिष्यों को लिया, जिसमें उनके शिष्य के रूप में प्रमुख रूप से आते हैं, उनका नाम है टिचनर। टिचनर और विलियम वुंट ये दोनों ही मिलके अंतर्दर्शन विधि के ऊपर काम करते हैं, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वह खुद में विचार करें, उसके बाद मुझे बताने का प्रयास करें, जिससे कि अगर कोई समस्या है, कुछ बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। इसी के जस्ट बाद आता है, उसका नाम है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद में बहुत बड़ा जो नाम है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना को समझना चाहिए, चेतना को, कार्य को समझने पर इन्होंने बल दिया और इनकी एक खासियत रही कि ये डार्विन के विकासवाद से बहुत प्रभावित हुए। आगे चल के आपको पता होगा कि मनोविज्ञान में दो लोगों को पिता कहा जाता है। पहले अरस्तु, जिनकी वजह से एक नई धारा की शुरुआत हुई, क्योंकि उन्होंने रुचि की बात की थी, उन्होंने क्षमता की बात की थी, उन्होंने लोगों के अनुरूप शिक्षा देने की बात की थी। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी के रूप में अरस्तु को भी जाना जाता है। और दूसरे तौर पे विलियम जेम्स को भी जाना जाता है, जिन्होंने कि मनोविज्ञान में वैज्ञानिकता को प्रवेश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षा प्रदान की जाए वह वैज्ञानिक शिक्षा हो, वह ऐसे ना हो कि अंतर्दर्शन में हमने क्या किया या क्या नहीं किया सिर्फ उसी के आधार पे हो। तो इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी के रूप में विलियम जेम्स का भी नाम आता है। और अगर परीक्षा में दोनों ही नाम आ जाए तो हम निश्चित रूप से विलियम जेम्स की ओर जाएंगे, पर दोनों में से कोई एक नाम है। अगर अरस्तु हैं तो अरस्तु पे टिक किया जा सकता है, अगर विलियम जेम्स हैं तो विलियम जेम्स पे टिक किया जा सकता है। अगला जो वाद आता है उसका नाम है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में बहुत बड़ा नाम है जॉन वॉटसन का, शॉर्टकट में इनका नाम है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का पितामह कहा जाता है और जेबी वॉटसन कहते हैं कि आप मुझे कैसा भी बच्चा दे दो,
या यूँ कहें कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चा दे दो, आप उसे जो कहोगे पुलिस, वकील, कारपेंटर, या अगर आप कहोगे तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि वंशानुक्रम और वातावरण, इन 2 फैक्टर्स में जो व्यवहारवादी हैं वो वंशानुक्रम को नकारते हैं और वातावरण को ही सर्वप्रमुख मानते हैं। उनका मानना है कि हम जैसा वातावरण देंगे वैसे ही बच्चे व्यवहार करना सीखेंगे, वैसा ही उनका प्रोग्रेस होगा, वैसे ही उनकी विकास की यात्रा होगी। ठीक इसी प्रकार से आगे और चलते हैं। पर ये जो 1879 रहा, इसके ठीक बाद एक चीज़ देखा गया कि मनोविज्ञान में जो भी व्यक्ति बात कर रहा है वो अमूमन 14 वर्ष से ऊपर के लिए बात कर रहा है। तो एक बहुत बढ़िया नाम आता है, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने एक प्रयास किया कि 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तो 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए पहले तो उन्होंने 1887 में बाल सुधार गृह की स्थापना की, और यही वो कालखंड रहा जब उन्होंने बच्चों के लिए प्रश्नावली का निर्माण करना शुरू किया। इनका ये जो प्रयास रहा बच्चों को समझने का, देखने का, इनके इस प्रयास के बाद 1890 में पहली बार शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित होती है, और 1889 में ही ये व्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक शुरुआत करता है। तो 1890 में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित होती है। इस वजह से कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया और ये नोटिस किया कि अगर कोई कमी है, अगर बच्चे में कोई मानसिक विक्षिप्तता है, किसी भी प्रकार की कमी है, तो अगर हम उसको 14 वर्ष के बाद या एक उम्र के बाद ठीक करना चाहेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो क्यों ना उसको छोटे समय से ही सही कर लिया जाए, क्योंकि जब बच्चा छोटा है उस समय सुधार करना ज़्यादा आसान हो सकता है, ज़्यादा संभव हो सकता है। इस चीज़ को उसने ध्यान में रखा। परिणाम ये हुआ कि स्टैनले हॉल के इस तमाम प्रयास की वजह से उन्हें बाल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब इन्होंने जब प्रयास किया तो इन्हीं के समय के एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने एक पुत्र जिसका नाम एल्बर्ट होता है, वो लगभग 3.5 वर्ष का होता है, उस पर अध्ययन किया, अपने ही बेटे पर अध्ययन किया, और ये देखने का प्रयास किया कि जो छोटे बच्चे हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। और उसने एक लंबी यात्रा की, एक लंबा ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद ये परिणाम जो भी उसके रहे उसको उन्हें एक क्रम के रूप में लिखना शुरू किया, और बाद में इस पूरे नोट्स को, इस पूरी डायरी राइटिंग को जो उसने अपने बच्चे के ऑब्जर्वेशन में किया था, उसने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक में प्रकाशित की। बाद में चल के ये पुस्तक इतनी फेमस हुई कि जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट की थियरीज आई उसमें बेबी बायोग्राफी को आधार के रूप में यूज किया गया, और ये कोशिश किया गया कि जब भी कभी चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ाया जाए, बाल मनोविज्ञान को पढ़ाया जाए, या बाल मनोविज्ञान के सीखने सिखाने की प्रक्रिया या तमाम समस्याओं को सुधारने की प्रक्रिया के लिए प्रयास किया जाए, तो लोग बेबी बायोग्राफी को एक आधार के रूप में प्रयोग करते और कोशिश करते कि वहाँ से कुछ चीज़ों को समझें, एक नया अध्ययन करें और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करें। अभी के इस छोटी सी संवाद पे मैंने एक छोटा सा प्रश्नावली तैयार किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर भी पा सकते हैं। थैंक यू।